नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। मेरे हाथ में एक डिब्बी है, एक पैकेट है, ये गौरस का पैकेट है। ये सुपर गोल्ड गौरस है, इसे हमने गाय के गोबर के घनसत्व से तैयार किया है। उसी गोबर से इसे हम खाद के रूप में हजारों सालों से अपने खेतों में प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, ना तो हमारे पास इतनी मात्रा में गोबर उपलब्ध है, ना हम उस गोबर को खाद के रूप में बदल पाते हैं, और ना जो गाय के गोबर को खाद के रूप में बदलने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु होते थे, अब उतनी संख्या में ना तो हमारी मिट्टी में उपलब्ध हैं, ना वो हमारे गोबर में उपलब्ध हैं। ये प्राकृतिक चक्र गड़बड़ा गया है। तो इसी जो गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए हमने गाय के गोबर से, उसके घनसत्व से उन बैक्टीरियाज को, उन सूक्ष्म जीवाणु को अलग किया है, उसको पाउडर रूप में प्रदान किया है। इसी पाउडर रूप को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, और बदल कर हम अपने खेत को उपजाऊ बना सकते हैं। दरअसल हमारा जीवन जो है बहुत सहज है, चाहे वो वनस्पति जगत का हो या मानव जीवन हो, बहुत सहज सरल है। इसके लिए किसी विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। विशेष प्रयास की तब आवश्यकता होती है जब हम बुद्धि से कुछ बदलाव करना चाहते हैं, और उसी बदलाव का परिणाम है कि आज हमने उस प्राकृतिक खेती को, उस प्राकृतिक व्यवस्था को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है। और इसीलिए उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, हमें इतनी मात्रा में देखने में आ रहे हैं। सामान्यतः जो गाय का गोबर होता है, उसके प्रति ग्राम गोबर में करीब 500 करोड़ से लेकर 1 अरब तक संख्या में सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु भी कई तरह के हैं, कई फैमिलीज के हैं, और इन जीवाणु में बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो हमारे शरीर में रहकर या गाय के शरीर में रहकर उत्पादित जो विशेष उपयोगी पदार्थ हैं, उनके निर्माण में विशेष भूमिका निभाते हैं। ये जीवाणु ऐसे हैं जो गाय के गोबर में जो आहार गाय सेवन करती है, उसका पाचन और अब्जॉर्प्शन करते हैं। इन्हीं जीवाणुओं के ऊपर बहुत सारे विटामिन और अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के निर्माण का उत्तरदायित्व रहता है। और इन्हीं जीवाणुओं के ऊपर, इन्हीं सूक्ष्म जो जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, इन्हीं के ऊपर गाय के स्वास्थ्य का पूरा उत्तरदायित्व रहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से हमने अपनी प्राकृतिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया है। हम स्वयं भी अब बहुत सारे रसायन का सेवन करने लगे हैं, फास्ट फूड का सेवन करने लगे हैं, यहाँ तक कि इस खाद्य को हम अन्न आदि से तैयार करते हैं, उस अन्न में, उस मिट्टी में भी हम बहुत अधिक मात्रा में जैव रस जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उसका प्रयोग करने लगे हैं। और इसके कारण जो एक प्राकृतिक तंत्र था, जो हमारी मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोब्स होते थे, गोबर में माइक्रोब्स होते थे, हमारे स्वयं अपने शरीर में माइक्रोब्स होते थे, उनको हमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। 1990 के आसपास 2000 तक तो हम बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स को मारने में लगे थे। हमारा लक्ष्य था इन बैक्टीरियाज से इस जीवन को मुक्त कर दिया जाए। इसलिए हमने एंटीबायोटिक खोजे, और एंटीबायोटिक्स का इतना प्रयोग हमने किया कि एक तरह से वो जो उपयोगी जीवाणु थे उनको भी नष्ट कर दिया। इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ा, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, हम बहुत तरह की व्याधियों के शिकार हो गए, और बहुत सारे जीवाणु और अपनी संरचना बदल ली। यही प्रभाव हमारी गाय के ऊपर भी पड़ा है। तो अब गाय के गोबर में भी उतने उपयोगी जीवाणु उतनी संख्या में नहीं मिलते। इसीलिए जब गाय के गोबर का प्रयोग हम अपने खेतों में करते हैं, तो खेतों में पड़ी गोबर सहजता से गलती सड़ती नहीं है, वो खाद में रूपांतरित नहीं होती। जो गोबर के अंदर जटिल कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, कार्बनिक संरचना रहती हैं, वो महीनों तक यथावत पड़ी रहती हैं। आपने देखा होगा, आज से कुछ वर्ष पहले यदि कोई किसी प्राणी का मृत शरीर इधर उधर पड़ा रहता था, उसे कुछ घंटे में जो मिट्टी के जीवाणु होते थे उसे पूरी तरह से गलाते सड़ा देते थे। बहुत सारे पक्षी होते थे, बहुत सारे जीव होते थे, उसकी मांस को समाप्त करने का प्रयास करते थे। लेकिन अब यदि किसी पशु की लाश इधर उधर पड़ी रहती है, तो बदबू तो अवश्य फैलाती है, आसपास के वातावरण को प्रदूषित तो अवश्य करती है, लेकिन अब उसका शरीर, उस मृत मृत शरीर को गलने सड़ने में महीनों का समय लग जाता है। आपने देखा होगा, उसका कारण यही है कि हमने अब मिट्टी में उन जो मृत शरीरों को पाचन करने के जीवाणु होते थे, उनको ही पूरी तरह समाप्त कर दिया। इन जो मृत शरीरों को, मृत पदार्थों को, जटिल
कार्बोहाइड्रेट को सूक्ष्म संरचना में बदलने वाले जीवाणु होते थे, वो हमारे शरीर के अंदर भी हैं, गाय के शरीर के अंदर भी हैं, हमारे खेत में भी है, जंगलों में भी है, हर जगह हैं। लेकिन अब उनकी संख्या या तो बहुत कम रह गई या वो निष्प्रभावी हो गए। इसीलिए एक प्राकृतिक की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो गई। उसी प्राकृतिक प्रक्रिया को अब सहज सुलभ बनाने के लिए हमने उसी गाय को माध्यम बनाया और उसी गाय के गोबर से हमने गोबर घनसत्व के रूप में एक ये गोरस है तैयार करने का प्रयास किया। इस गोरस का हम विशेष प्रक्रिया से जब अपने खेतों में अपनी फसलों में उपयोग करते हैं तो वो जो प्राकृतिक प्रक्रिया डिस्टर्ब हो गई थी वो प्रक्रिया फिर दुरुस्त हो जाती है। अब इसके प्रयोग के बाद जो हमारे खेत में फसल के अवशेष होते हैं या कीड़े मकोड़े और दूसरी चीजों के जो मृत शरीर होते हैं या फिर कुछ जटिल संरचना है, कार्बनिक जटिल संरचनाएं होती हैं, उनको हम खाद के रूप में रूपांतरित करने की में काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं। तो गाय के गोबर घनसत्व को लेकर बहुत सारे मित्र उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या है, कैसे काम करता है, वो कहाँ से उपलब्ध होगा या वो उसको स्वयं कैसे बना सकते हैं। तो स्वयं बनाने की बात तो ये है कि ये एक विशेष टेक्निक है और इस टेक्निक को हम वीडियो से या मुँह से तो आपको समझा नहीं सकते, आपको कुछ उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी की जानकारी भी आपको बहुत आवश्यक है। उन माइक्रोब्स को कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे संवर्धित कर पाएँगे या फिर माइक्रोब्स के अंदर से अपने लिए उपयुक्त जो उपजाऊ सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनको कैसे निकाल पाएँगे, इसकी विशेष जानकारी तो आपको होनी चाहिए। यद्यपि आप यदि गोबर घनसत्व अपना बनाना चाहते हैं तो एक सीधी साधारण सी प्रक्रिया है, जिसे हम हजारों सालों से उपयोग करते हैं कि आप गोबर लीजिए, चाहे गाय का हो या दूसरे किसी मवेशी का हो, उसको अधिकतम मात्रा में अपने खेतों में डाल दीजिए। खास करके बरसात से पहले डालेंगे तो बरसात के दौरान जब नमी आती है, जब पानी पर्याप्त होता है, तो वो जो गोबर है उस गोबर को पचाने के लिए मिट्टी के माइक्रोब्स भी सक्रिय हो जाते हैं और गोबर के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी अपना संवर्धन करने लगते हैं, अपनी वृद्धि करने लगते हैं। तो गोबर सहजता से पच जाता है, खाद के रूप में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन पूरी तरह से गाय के गोबर को या पशु गोबर को पचने में पर्याप्त संख्या में माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। इसलिए हम खाद के रूप में जो गोबर प्रयोग करते हैं, पूरा उपयोगी नहीं होता है। इसीलिए हमें खादात की ज़रूरत पड़ती है। तो गोबर जो गोरस में हमने 1 ग्राम 1 ग्राम की मात्रा में करीब 10 की पावर 11, 12 इतने सूक्ष्म जीवियों को एकत्रित किया है। इनको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया का हम अनुसरण करते हैं। विशेष प्रक्रिया यही है कि उनको अपने को जिंदा रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए विशेष आहार की आवश्यकता रहती है, जैसे कि हमको रहती है। हम बिना आहार के एक दिन हमारे लिए समय गुजारना मुश्किल हो जाता है। जैसे जलांश के बगैर, पानी के बगैर तो हम कुछ घंटे से ज़्यादा शांति से रह नहीं सकते, बेचैनी होने लगती है, हमारे शरीर के अंदर तरल की कमी आ जाती है। तो भोजन से तो हम 2-4 दिन, 5 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कमज़ोरी अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि भोजन हमें वो ऊर्जा देता है, वो पोषक तत्व प्रदान करता है, जो विशेष पदार्थों के निर्माण में हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसे ही जब गोबर के हम माइक्रोब्स को, गोबर के जीवाणु को खाद के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे कि हमने गोरस के रूप में करते हैं या फिर किसी और प्रक्रिया के लिए अपनाते हैं, तो उनके संवर्धन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन में वृद्धि के लिए भी विशेष माध्यमों की विशेष पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो माइक्रोब्स का पोषक आहार कार्बनिक पदार्थ है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मिट्टी में ऐसे सैकड़ों प्रकार के माइक्रोब्स रहते हैं, सूक्ष्मजीवी रहते हैं, जो मृत शरीरों को पचाकर अपना जीवन चलाते हैं। तो जैसे ही कोई मृत शरीर मिलता है या फसल का अवशेष या कोई कार्बनिक पदार्थ आसपास उपलब्ध होता है, तो वो मिट्टी के जीवाणु हैं, जिनको सेप्रोफाइटिक फंगी कहते हैं, फूड कहते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और सक्रियता में अपनी संख्या तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, उस माइक्रोब्स को भी खाद के रूप में रूपांतरित करते हैं। मैं इसके विषय में बाद में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि इस कार्बनिक पदार्थ के गलने सड़ने से क्या कुछ प्राप्त होता है, क्या कुछ निर्मित होता है।
लेकिन इससे बहुत सारे जो खनिज तत्व हमारी फसलों के लिए आवश्यक है, वो तो मिलते ही हैं। इसमें चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, सल्फर हो, आयरन हो, मैग्नीज हो, मैग्नीशियम हो, क्रोमियम हो, सिलिकॉन, ये तो उपलब्ध होते ही होते हैं। इसके अलावा जब ये सूक्ष्म जीवाणु अपना संवर्धन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपना प्रजनन करते हैं, तो काफ़ी मात्रा में कई जैव रसायनों का भी निर्माण करते हैं, कई एंजाइमों का भी निर्माण करते हैं। इनमें से बहुत सारे जो एंजाइम हैं, बायोएक्टिव रसायन हैं, जैव रसायन हैं, वो हमारे खेतों के लिए भी उपयोगी हैं। तो अब मैं 2 प्रश्नों को एक साथ जोड़ दिया। एक प्रश्न ये है कि हम यदि गाय के गोबर का, गाय के गोबर घनसत्व का या फिर गोरस का, मैं गोरस हमारे प्रोडक्ट का नाम है, हमने जो बनाया है उसका निर्माण है। मैं एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा, मैं इसको बेचने के लिए आपसे नहीं कर रहा, लेकिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको स्वयं निर्मित भी कर सकते हैं।